हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं नेहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, भारत परिषद अधिनियम 1919 के बारे में आज चर्चा की जाएगी। जितना कल की क्लास में लिया गया था उसके आगे की क्लास आपको दी जाएगी। तो हम आज बात करेंगे भारत के संविधान के जो संवैधानिक विकास है उनके। आज 1947 तक पूरा आपको ले चलेंगे और वहाँ तक के आपकी पूरी विस्तार से चर्चा, जितने प्रश्न आपके यूपीपीसीएस, यूपी आरओ एआरओ और जो एग्ज़ाम आने वाले स्टेट लेवल के, उनके लिए ये क्लासें महत्वपूर्ण हैं आपकी। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। आप चाहे जितना कोशिश कर लें कि इसे छोड़ दें और तब संविधान शुरू करें, या कुछ लोग इसे इतिहास में पढ़ा देते हैं और कुछ लोग इसे संविधान शुरू करने से पहले पढ़ाते हैं। तो मैंने अभी इतिहास तो यहाँ पर शुरू नहीं हुई, तो जब मैंने संविधान शुरू किया तो मुझे लगा ये सारे टॉपिक आपके क्लियर होते चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा है कि भारत परिषद अधिनियम 1919 की आज हम बात करेंगे। यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम 1919 की आज हम बात करेंगे। इसे अन्य नाम, इसका जो अन्य नाम है, तो इसका जो अन्य नाम है इसे जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। अगर कभी कभी प्रश्न ये बन के आ जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था, तो आप क्या बताएंगे? 1919 में आया था। कब आया था? तो 1919 आप बताएंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया था, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था मार्ले मिंटो सुधार, तो वो कब आया था वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं ये बात आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या थे, जो आपके जो मॉन्टेग्यू थे, तो ये आपके भारत के राज्य सचिव थे। क्या थे? राज्य सचिव थे। आप इतना छोटा छोटा, मतलब ये 60 नोट है, आप इन्हें बना सकते हैं। मतलब आप इस तरह चित्रात्मक करके बना सकते हैं कि आपको बातें समझ में भी आएंगी और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये क्या थे? ये वायसराय थे। कौन थे? वायसराय थे। चेम्सफोर्ड आपके कौन थे? तो वायसराय थे, ठीक है। इतनी बात सबसे पहले 1919 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में आप लोग जानेंगे। इसके आगे आते हैं, यहाँ पर आपका प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। मतलब प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। फिर यहाँ पर आता है कि फिर ये जो प्रांत, अगला जब इसका आएगा 1935, तो वहाँ पर प्रांतों से हटा दिया जाएगा और फिर वहाँ पर केंद्र पर लगा दिया जाता है। केंद्रों पर द्वैध शासन हो जाता है। तो इसे याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लिख लीजिएगा। क्या लिख लेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये फैक्ट। ये अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है। जैसे आपके आरओ हो गया, या और भी छोटे एग्जाम आरओ पीसीएस में भी ये सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर प्रांतीय विषय बताए गए हैं। आपके प्रांतीय विषय कौन कौन से हैं, तो आप लिख लेंगे कि यहाँ पर 2 विषय थे। जब 1919 का भारत परिषद अधिनियम लागू हुआ था तो यहाँ पर 2 विषय थे। एक था हस्तांतरित, दूसरा था आपका आरक्षित। क्या था? आरक्षित। ये दोनों विषय आप जानेंगे। अब इन विषयों को क्यों रखा गया था ये सबसे पहले महत्वपूर्ण है। जो आपकी विधान परिषद, जो आपकी ऐसे जानेंगे, आरक्षित विषय इसलिए रखे गए थे, जो आपके गवर्नर थे, गवर्नर की कार्यपालिका में सहायता के लिए। जो कार्यपालिका, अब पीछे आपको मैं बता चुकी हूँ कि कार्यपालिका के गठन के लिए या गवर्नर के सहायता के लिए कार्यपालिका का गठन किया गया था। वहाँ पर 4 सदस्यों की कार्यपालिका का गठन किया गया था ना। कार्यपालिका या कार्यपालिका परिषद की सहायता के लिए, इसे आप लिख लेंगे, कार्यपालिका की सहायता के लिए इसे आरक्षित किया गया था, ठीक है ना। और ये आपका क्या था? ये विधानमंडल की सहायता के लिए था। किस लिए था? ये विधान परिषद, विधानमंडल ना होकर विधान परिषद था। क्या था? विधान परिषद की सहायता के लिए था। ये मोटी मोटी बातें आपके दिमाग में बिल्कुल जानी चाहिए। जैसा कि मैं अपने नोट्स पर लिखी हूँ कि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, तो वहीं हस्तांतरित विषयों पर उन मंत्रियों की सहायता से जो विधान परिषद के पद उत्तरदायी थे, ठीक है ना। इतनी बात आप सिर्फ 60 नोट्स बना सकते हैं। इतना आप जैसे समझ लिए, तो इतना मैंने लिख रखा है अपने नोट्स पे। आपको डिटेल के लिए जब मैं दोबारा पढ़ी तो आपके डिटेल के लिए मुझे लिखना पड़ता है कि आपको कैसे बताया जाए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जो आपकी 1909 में निर्वाचन सांप्रदायिक प्रणाली थी, तो क्या की गई थी? उसमें वृद्धि की गई। जो आप यहीं पर क्या हुआ? वृद्धि हुआ। किसमें?
निर्वाचन सांप्रदायिक आप प्रणाली लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें क्या की हुई, वृद्धि हुई। वृद्धि के लिए जैसे आप एज या उदाहरण देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर सोचेंगे कौन सा उदाहरण हो सकता है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, सिखों, मतलब सिखों को शामिल करने का प्रयोग किया गया है यहाँ पर कि किसी तरह आप सिख यहाँ पर शामिल हो, क्या सिखों को, ठीक है ना। 1909 में ही तो 1909 में मुस्लिमों को शामिल कर लिया गया था, फिर उसके बाद सिखों को हो गया, आंग्ल भारतीयों को हो गया, भारतीय जो आपके ईसाई थे, ईसाइयों को शामिल किया गया। तो यहाँ पर क्या था, निर्वाचन सांप्रदायिक प्रणाली में वृद्धि की गई, इन सबको मिलाकर, ठीक है ना। इसके आगे आप ईसाइयों लिख लीजिएगा, ईसाइयों को भी यहाँ पर शामिल किया गया। मतलब आप जान रहे हैं जैसे मुस्लिम था, क्योंकि जैसे आज हिंदुओं का वर्चस्व है, तब भी 70 से 80%, 75 से 80% तब भी हिंदुओं का ही वर्चस्व था। ये लोग तो छुटपुट थे, मतलब थोड़े थोड़े से थे। जैसे आपके सिख अभी भी एकदम थोड़े से ही पाए जाएंगे, कुछ ही परसेंट आपके सिख पाए जाते हैं, ईसाई भी आपके कुछ ही परसेंट पाए जाते हैं, परंतु मुस्लिम थोड़ा सा ज़्यादा थे तब भी। तो मुस्लिम क्या हुए, तो वो 1909 में ही भारत में, मतलब इन निर्वाचन सांप्रदायिक प्रणाली में मिल लिए थे। तो इनको मिलने की कोई वो नहीं थी कि ये लोग मिलेंगे। आगे आपका आता है लोक सेवा आयोग। क्या आता है, लोक सेवा आयोग। जो आपका लोक सेवा आयोग है, भारत का लोक सेवा आयोग, आप लोग जान रहे हैं। तो भारत का लोक सेवा आयोग का क्या हुआ, यहाँ पर गठन हुआ। किसके अंतर्गत ये गठन हुआ, ये 1919 में ही गठन हुआ, परंतु किस सिफारिश के अंतर्गत इसका गठन हुआ, तो ली सिफारिश। क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछा जाता है तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। क्या था, ली सिफारिश के अंतर्गत। जो आपकी ली सिफारिश थी, तो जैसे आप लिख लेंगे ली सिफारिश या ली आयोग, क्या लिखेंगे, ली आयोग के अंतर्गत। इसमें बोला गया कि ली आयोग, जैसे आपका पेपर में भी पूछा जाता है कि ली आयोग का गठन किस लिए किया गया था, तो लोक सेवा आयोग के गठन के लिए किया गया था। इसमें कहा गया कि इसी की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1926 में, तब 1926 में, ये कब का था, 1919 का था, 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था यहाँ पर, ठीक है। आपके 1926 में ली आयोग के अंतर्गत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो इतनी बात आपकी क्या होती है, 1919 के अधिनियम की होती है। ये आपको मोटी मोटी बातें 1919 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में पता होनी चाहिए। इतने से ही आपके प्रश्न आपके एग्जाम में फंस जाएंगे, इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे चल के 1935 की बात करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा है और उसके बारे में जानेंगे भी। कुछ उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन्हें आप लिखेंगे भी और उनको समझते हुए फिर हम आगे अपनी क्लास लेकर चलते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, भारत शासन अधिनियम। क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट, भारत शासन अधिनियम 1935। जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 आया। अब इसके बारे में सबसे पहले क्या जानेंगे आप, इसमें कुल 21 आर्टिकल क्या थे, 21 आर्टिकल एवं 10 अनुच्छेद, 21 आर्टिकल और 10 इस 21 आर्टिकल और 10 अनुसूचियां इसमें शामिल की गई। इस अधिनियम के तहत भारत में एक फेडरल न्यायालय, जैसे आप जान रहे होंगे फेडरल न्यायालय, अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो आपका अब है, तब नहीं था। मतलब सुप्रीम कोर्ट आपका 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, पर आज के सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से नहीं थी, ठीक है ना। तो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे कि इसमें कुल, सबसे पहले लिखेंगे इसमें कुल 21 अनुच्छेद एंड 10 अनुसूचियां, क्या 10 अनुसूचियां 1935 के अंतर्गत ली गई आपकी, ठीक है ना। 10 अनुसूचियां 1935 के अंतर्गत ली गई। अगला पॉइंट आपका इसी में है, ये पॉइंट वाइज ही बात आपको बताई जाती है ताकि सारी बातें आपके दिमाग में फैक्ट टू फैक्ट चली जाएं। और ये फैक्ट आपके काफी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि कौन से अधिनियम के अंतर्गत 21 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां शामिल की गई थी। 1919, 1909, 1935 और 1935 के बाद 1947 भी दे सकता है। तो आप क्या बताएंगे, 1935 के अंतर्गत शामिल की गई थी, ठीक है ना। इसमें इस अधिनियम के तहत भारत में
फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। क्या किया गया? फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। किसके अंतर्गत? 1935 के अंतर्गत, ठीक है ना। 1935 के अंतर्गत भारत में एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। केंद्रों में, अब यहाँ पर क्या करेंगे, केंद्रों में एवं प्रांतों में, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा हो गया। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा हो गया। जैसे मैंने बताया, अब यहाँ पर क्या आएगा, केंद्र, अब मैंने वहां पर प्रांतों में द्वैध शासन बताया था 1919 वाले में। अब आप यहाँ लिखेंगे केंद्रों में द्वैध शासन, केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना, ठीक है। केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना आप याद कैसे करेंगे कि केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत, या भारत शासन अधिनियम के अंदर, या किस परिषद के अंतर्गत आया। तो अब जैसे आपको केंद्र है तो ये बड़ा है, राज्य और प्रांत क्या है, तब राज्यों को ही तब प्रांत बोला जाता। तो प्रांत क्या थे आपके? छोटे थे। तो जब जो प्रांत है तो वो छोटे में, मतलब 1919 में है, और जो आपका केंद्र है वो बड़ा है, तो किसमें आएगा? बड़े में आएगा। तो बड़ा क्या? 1935 का भारत शासन अधिनियम, आप 1935 का बड़ा है 1919 के मुताबिक, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह याद रखेंगे कि राज्य वाली या प्रांत वाली बात 1919 में कही गई है, और आपके केंद्र वाली बात या केंद्रों में द्वैध शासन की व्यवस्था या स्थापना 1935 में कही गई, ठीक है ना। आगे बात करेंगे केंद्र सूची में विषय। 1935 में केंद्र सूची में विषय कितने थे? तो केंद्र सूची में विषय क्या लिखेंगे आप? विषय लिखेंगे। तो कितने विषय तब थे? अभी तो आप जान रहे हैं लगभग 100 विषय होने वाले हैं, लेकिन तब कितने थे? तो आप बताएंगे 59 सब्जेक्ट थे। कितने थे? 59। और राज्य सूची में लिखेंगे, राज्य सूची में, तो राज्य सूची में आपका 54। और समवर्ती सूची में, जिसमें समवर्ती सूची क्या होता है? जिसमें केंद्र और राज्य का सब्जेक्ट या विषय, इसमें कुछ जैसे केंद्र में केंद्र लागू कर सकता है, राज्य वाला राज्य, और समवर्ती वाला राज्य और केंद्र का दोनों लागू कर सकता है। तो 1935 में इसमें कुल सब्जेक्ट थे आपके 36 थे। कितने सब्जेक्ट थे आपके? 36 सब्जेक्ट थे, ठीक है ना। अब प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया तथा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, ठीक है ना। अब द्वैध शासन की जो स्थापना हुई थी, अब इसको जान लें। इसी के अंतर्गत का अगला पॉइंट है, ठीक है ना। ये बात आपके बीच में आ गई थी तो मैंने बता दिया। तो इसका नहीं, इसका है केंद्रों में द्वैध शासन की व्यवस्था, ठीक है। तो इसका जैसे अगला पॉइंट आप लिखेंगे, इसके तहत 11 प्रांतों में द्वैध शासन, 11 प्रांतों में से, तब कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। इसके माध्यम से 11 प्रांतों में से 6 में क्या था? 6 में द्वैध शासन था, द्वैध शासन लागू था। तथा अब क्या बचा? तो 5 बचे। तो 5 में एक शासन था, या द्वैध शासन ना द्विसदनात्मक ना होकर एक सदनात्मक था, ठीक है ना, ऐसे आप बोलते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक सदनात्मक, ठीक है। क्या लिखेंगे? एक सदनात्मक लिखेंगे। या जैसे द्वैध शासन मतलब द्विसदन, अब द्वैध शासन में द्विसदन, तो यहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा आएगी, और एक सदनीय मतलब यहाँ पर सिर्फ आपकी विधानमंडल आएगी। क्या आएगी? विधानमंडल आएगी। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, मैं बता देती हूँ। जैसे द्वैध शासन द्विसदनात्मक या द्विसदन, तो यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद आएगी आपकी। विधानसभा एंड विधान परिषद आएगी आपकी। क्या आएगी? विधान परिषद आएगी। जहां एक 5 प्रांतों में एक सदनात्मक थी, तो यहाँ पर क्या आएगा? विधान मंडल आएगा आपका। क्या आएगा? विधान मंडल का यहाँ पर प्रारूप था, ठीक है ना। इतनी बात आपकी हो गई 1935 की, ठीक। उसके आगे एक और बात कही गई कि यहाँ पर भारत के राज्य सचिव की परिषद समाप्त कर, जो मैंने बताया था ना, जो राज्य सचिव थे, मैंने बताया क्या उसमें कि 1919 में जो आपके मॉन्टेग्यू जी थे, वो क्या थे? भारत के राज्य सचिव थे। तो 1935 में भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया था। आप ये पॉइंट लिख लीजिएगा। 1935 में भारत के राज्य सचिव का पद
समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इनका पद समाप्त कर दिया गया। 1919 में जो मॉन्टेग्यू जी थे, जो भारत के राज्य सचिव थे, तो उनका पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इतनी बात आप मोटी मोटी इसके विषय में, बस इतना आप 1935 के विषय में जानेंगे। जैसे आप रिकॉल करेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत सबसे पहले क्या है, इसमें कुल अनुच्छेद 21 और 10 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया। इसके बाद इस अधिनियम के तहत भारत में फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। इसके बाद केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का विभाजन हुआ या शक्तियों का बंटवारा हुआ। फिर इसके बाद केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। उतने समय 1935 में भारत में 11 प्रांतों की स्थापना, मतलब 11 प्रांत थे, कुल 11 प्रांत थे। उनमें से 6 प्रांतों में क्या था, द्विसदनात्मक था, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद थी। और 5 प्रांतों में क्या था, आपका एक सदन या एक सदनात्मक, जिसको विधानमंडल कहते हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है कि भारत के राज्य सचिव का जो पद था, जो 1919 में मॉन्टेग्यू जी थे भारत के राज्य सचिव, तो उनका पद क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। किसके अंतर्गत? 1935 के अंतर्गत। ठीक है ना, इतनी बात आपको मोटी मोटी समझ में आ गई होगी। और ये जो पॉइंट मैं बता रही हूँ, अगर यही आपको पीपीटी के माध्यम से या किसी और के माध्यम से पढ़ाया जाए तो यही नोट्स बहुत ही बेहतरीन माने जाते हैं। ठीक है, यही नोट्स है। इससे ज्यादा आप पीसीएस प्री, आरओ प्री के लिए तैयार करेंगे तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहीं से प्रश्न आपके बन जाते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मैं 100% की बिल्कुल गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल 80% की आपकी गारंटी लेती हूँ कि जितनी बात आपको बताई जाएगी लगभग वहीं से प्रश्न आपके बन जाएंगे। अगला आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या आता है? भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। इसमें आपको काफी चीजें इंपॉर्टेंट मिलेंगी। क्या मिलेंगी? काफी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट मिलेंगी। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम में जो आपका स्वाधीनता अधिनियम, मतलब हम अपने ऊपर, स्व मीन्स स्वयं, अधीनता अपने अधीन होने वाले हैं 1947 में। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम मतलब हम अपने अधीन होने जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले इसने भारत का विभाजन कर, 1947 का जो भारतीय अधिनियम था, इसने सबसे पहले क्या किया, इसने भारत का विभाजन किया। क्या किया? भारत का विभाजन किया। भारत का विभाजन कहाँ हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के, क्या हुआ? पाकिस्तान में हुआ। क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान, जो आपका पाकिस्तान था ये 3 प्रांतों में बटा था। कितने प्रांतों में बटा था? 3 प्रांतों में बटा था। जो आपका बांग्लादेश है ये भी पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता था, और पश्चिमी पाकिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, ये सब इनके क्या थे? 3 प्रांत थे। ठीक है ना। 2 स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्यों की स्थापना की गई, या सृजन किया। ये क्या थे? स्वतंत्र थे और संप्रभु भी थे। क्या थे? स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों का सृजन किया गया। आप ये पॉइंट लिख लेंगे, आपके लिए शायद बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि 1947 में भारत का बंटवारा होता है। सबसे पहले भारत और पाकिस्तान में ये बंट जाता है, और ये स्वतंत्र भी है और संप्रभु भी है। ठीक है ना, स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों का सृजन किया जाता है, स्थापना की जाती है। इसने 15 अगस्त 1947 भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। कब की गई? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश प्रांतीय संप्रभु क्या थे? ब्रिटिश प्रांतीय या भारतीय रियासतों पर, क्या लिख लेंगे, एक मिनट, भारतीय रियासतों पर जो आपका ब्रिटिश प्रांत था, जो आपकी ब्रिटिश संप्रभुता की स्थापना, क्योंकि पहले तो यहीं पर ब्रिटिश करते थे, तो उसकी संप्रभुता की क्या की गई? समाप्ति की गई। किसकी? ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की गई। किन पर? भारतीय रियासतों पर।
भारत तो दो भागों में बट गया, मतलब दो देशों में बट गया या दो राज्यों में कह लीजिएगा, किसमें, भारत और पाकिस्तान में। लेकिन जो भारतीय रियासतें थी, क्या थी, आपकी भारतीय रियासतें थी, उनको स्वतंत्र कर दिया गया, मतलब ब्रिटिशों से स्वतंत्र करके यह संप्रभु बना दिया गया उनको। और उनसे कहा गया कि आप स्वतंत्र हैं, आप एक स्वतंत्र राज्य स्वयं बन सकते हैं, या आप पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं, या आप भारत में मिल सकते हैं। लेकिन जब हमारी जमीन पर कोई व्यक्ति रह रहा है, या कोई राज्य रह रहा है, या कोई कुछ भी रह रहे हैं, अगर हम कोई प्रांत लेकर रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप हमारी तरफ झुकाव करेंगे। परंतु वहां पर 3 ऐसे प्रांत थे जो ना तो पाकिस्तान की तरफ जाना चाह रहे थे, ना तो भारत में मिलना चाह रहे थे। कौन कौन से प्रांत थे, तो आपका हैदराबाद, जूनागढ़ और आपका जम्मू कश्मीर था, या कश्मीर था, ठीक है ना, क्या था, कश्मीर था। तो आपके ये 3 प्रांत स्वयं स्वतंत्र होना चाहते थे आपस में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस धरा पे हम रह रहे हैं ये भारत का ही है। तो जाहिर सी बात है एक दिन हमको इनमें विलय होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भारत से उतने समय बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं थे कि भारत कैसा है। इसलिए वो लोग अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे कि हम अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे, हम अपना अलग राज्य या अलग प्रांत स्वतंत्र स्वयं बनाएंगे। परंतु उनको फिर थोड़े समय बाद समझ में आया कि हमें भारत में मिल जाना चाहिए। आज भारत में हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर सब आप भारत में पाएंगे। पाकिस्तान की तरफ बहुत कम झुकाव गया लोगों का, और भारत में पूरा झुकाव हो गया, ठीक है ना। तो कौन कौन से प्रांत थे आपके, तो हैदराबाद, क्या लिखेंगे, हैदराबाद, जूनागढ़ और आपका कश्मीर, ठीक है। ये ऐसे प्रांत थे, इनके विषय में और चर्चा करेंगे कि कैसे हैदराबाद मिला, कैसे जूनागढ़ मिला और कैसे कश्मीर मिला। परंतु यहाँ नहीं, ये आपका विषय कहाँ का है, ये आपका विषय इतिहास का है, तो वहां पर ये सारी बातें डिटेल में बताई जाएंगी। यहाँ पर बस आप इतना ही जाने कि इन्हें, ये भारतीय रियासतों में से थी, तो इन्हें स्वतंत्र किया गया कि आप चाहे भारत में मिल जाइए, चाहे पाकिस्तान पर मिल जाइए। पहले इन्हें बोला गया कि आप जिधर जाना चाहते हो आप उधर चले जाइए। फिर इसमें भारतीय रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वह चाहे तो भारत या पाकिस्तान में रहने का निर्णय ले सकते हैं। मैंने इनकी बात कही कि इन पर दबाव नहीं डाला गया, इनसे कहा गया कि आप निर्णय ले सकते हैं। आप भारत में रहना चाहते हैं तो भारत में रहिए, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन हमारी धरा पे रहते हैं तो हम कहाँ से इनको जाने देंगे। ये हमसे प्रेम करते थे और हम इनसे प्रेम करते थे, तो एक दूसरे से कैसे अलग होने देंगे। हम इन्हें लास्ट में क्या लाएं, अपनी तरफ ले आए। और आज ये हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर सब क्या है, हमारे देश में है, ठीक है। ये हमारे राज्य हैं, और ये सब जम्मू कश्मीर, हैदराबाद आपके राज्य हैं। इसके बाद कहा गया है कि फिर 1947 में ये क्या आया, कैबिनेट मिशन आया। क्या आया, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1947 आया। क्या यहाँ पर कैबिनेट मिशन के विषय में फिर बताया गया थोड़ा सा कि इसमें भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। कहाँ पर, कैबिनेट मिशन में क्या रखा गया था, भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। क्या रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। आप ये मोटी मोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोटी मोटी बातें जैसा कि मैं बताती हूँ कि ये जो मैं मोटी मोटी बोलती हूँ, इन मोटी मोटी बातों से ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ एग्जाम आते समय, अभी तो आप क्लास देख रहे हैं, एग्जाम आते समय आप सिर्फ ये क्लासें देख लेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि घटना चक्र का पुनरावलोकन आप सबकी मेज पर होना चाहिए। हर सब्जेक्ट, अगर आप हर सब्जेक्ट का नहीं ले सकते हैं, मैं जानती हूँ कि शायद कुछ लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि सबकी घर की स्थितियाँ एक जैसी या परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। अगर आप सारा अलग अलग नहीं ले तो उसका एक आता है, मतलब सारे सब्जेक्टों का एक आता है। तो आप एक पुनरावलोकन ले लीजिएगा जिसमें आपको बैक ईयर पेपर भी दिए रहेंगे और कुछ मॉडल पेपर भी दिए रहते हैं, तो आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे फिर मैं बात करती हूँ, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। कुल सदस्य इसमें आपके कुल सदस्य कितने थे आपके, 389 थे। कितने थे, 389 थे। इसमें आपके 93 देसी रियासतों से थे। क्या थे, देसी रियासतों से थे, ठीक है, देसी रियासतों से थे। तो आप इसमें जब 93 कहाँ से थे, 93 सीटें जो आपकी देसी रियासतों के लिए थी, तथा बची हुई सीटें
ब्रिटिश भारत के लिए थी। किसके लिए थी? ब्रिटिश भारत। जो अब इतनी तो कट गई, इसके अलावा जो बची वो आपकी क्या थी? ब्रिटिश भारत के लिए थी, भारत के लिए थी। तो आप इसको देख लीजिएगा, 389 में आप कितना घटाएंगे? 93 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और फिर आप यहाँ पर कितना घटाएंगे? यहाँ पर आपका हो जाएगा 17। 17 में 9 गए तो कितना बचेगा? मैं इसलिए बता रही हूँ, मुझे पता है कितना बचेगा, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग भी यहाँ पर क्लियर रहे। 17 में 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और फिर आपका इधर 2 बचेगा। तो कितने बचे आपके? 276 बचे, ठीक है ना। कितनी बची सीटें? 276, जो कहाँ चली गई? ब्रिटिश में 276। परंतु यहाँ पर अभी ये 276 टोटल ब्रिटिश की नहीं थी। अभी से इनमें से 4 सीटें क्या हुआ? 4 सीटें आपकी कहाँ बढ़ जाएंगी? तो ब्रिटिश प्रांतों के पास या ब्रिटिश भारत के पास कितनी बचेंगी? 272 सीटें बचेंगी। कितनी बचेंगी? 272 सीटें बचेंगी आपकी। जो आपकी 4 सीटें थी वो आयुक्तों को दे दी गई। किनको दी गई थी? आयुक्तों को दी गई थी। आयुक्तों को ये सीटें दी गई थी, ठीक है ना। जो आपके आयोग वगैरह थे उनको सारी सीटें बांटी गई थी, ठीक है। आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि 1947 का ये अधिनियम था, 1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद जो आपकी बातें होंगी सामान्यतः क्या कही जाएंगी, इसमें कुछ नोट है। जो आपका नोट है, एक ही पॉइंट का नोट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, और मतलब अक्सर एग्जाम में वो प्रश्न पूछा जाता है, लगभग सारे बच्चों को वो प्रश्न आता भी है। फिर भी मैं बता देती हूँ ताकि आप लोग सुने या देखें, या मैं उस पॉइंट को लिखूंगी नहीं, बस ऐसे ओरल बता देती हूँ। जैसे कि बताया गया है, सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। एक सीट, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। और ये प्रश्न आयोग को इतना प्रिय है कि हर 2-3 साल बाद ये प्रश्न जरूर पूछ लेता है। आपके आरओ में हो या पीसीएस में हो या स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम में हो, ये आयोग के इतना मतलब प्रश्न प्रिय है कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित थी, अक्सर पूछ लेता है, ठीक है ना। तो कितनी जनसंख्या पर एक सीट थी? तो 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर कितना? एक सीट आवंटित थी, ठीक है। ये आप प्रश्न लिख लेंगे, दिमाग में रखेंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जानेंगे। महत्वपूर्ण तिथियां जान, अब थोड़ा सा आप भी रफ्तार पकड़िए, क्योंकि अब 1947 की बातें खत्म हुई। अब इसके बाद क्या करेंगे? कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जान लीजिएगा, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण तिथियां आपकी कुछ तिथियां, जैसे आप 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 5 जून, 21 जून, इस तरह की तिथियां याद करके रखे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी क्या मानी जाती है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। इनके अलावा भी कुछ तिथियां संविधान में हैं, क्योंकि अब आपका ये संवैधानिक विकास जैसे आपका धीरे धीरे आज से खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका राष्ट्रीय सब कुछ शुरू कर देंगे। तो यहाँ से आपकी जो तिथियां ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली तिथि क्या है आपकी? यहाँ से आप लिखिएगा 9 दिसंबर। क्या है? 9 दिसंबर, ठीक है। 9 दिसंबर लिखेंगे। इस दिन क्या हुआ था? भारतीय संविधान की या संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्या हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी, ठीक है। आगे आप उसके आगे लिख लेंगे, पहली बैठक हुई थी। क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में मुस्लिम लीग आपकी थी, उसने भाग नहीं लिया था। हमें जहाँ तक याद है, तब मैं मतलब यूपीपीसीएस या आरओ नहीं देती थी, मेरी एज नहीं हुई थी, लेकिन मेरे भैया एग्जाम दे रहे थे, तो मुझे याद है बहुत अच्छे से। ये प्रश्न पूछा गया था कि क्या 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने भाग लिया था या नहीं, क्योंकि इसलिए याद है क्योंकि उनका प्रश्न गलत हो गया था। घर आकर जब उन्होंने चेक किया तो काफी गुस्सा भी उनको लगी, तो तब से मुझे ये प्रश्न याद हो गया। तो मुस्लिम लीग नहीं शामिल थी। क्या लिखेंगे इसमें? मुस्लिम लीग नहीं शामिल थी, ठीक है। ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। किसमें? 9 दिसंबर 1947 की ही अभी बातें हो रही है, ठीक है। क्योंकि 1947 आपको बताया, तो उसी की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो इसमें जो आपके डॉक्टर क्या थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अब कोई तिथि है तो ऐसे लावारिस तो पड़ी नहीं रहेगी, आओ खाला का घर है बैठो और चले जाओ। कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष
होगा। तो इन्हें पता था या बताया गया था कि 1 या 2 दिन के लिए ही आपको अध्यक्ष चुना जाएगा। तो इन्हें इसलिए अध्यक्ष चुना गया क्योंकि ये वरिष्ठ थे और वरिष्ठ क्रम के अनुसार इन्हें अस्थायी रूप के अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, इतनी बात आपकी होती है 9 दिसंबर की। अगली जो महत्वपूर्ण तिथि है वो आपकी है 11 दिसंबर। क्या लिखेंगे? 11 दिसंबर। ये आप दिसंबर समझ लीजिएगा, क्या है 11 दिसंबर। इस दिन क्या हुआ, जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इन्हें क्या बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष। तब इनको कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है कि अंबेडकर जी के बाद सबसे पढ़े लिखे जो थे वो ये थे। अंबेडकर जी की तरह ना तो तब कोई पढ़ा लिखा था और ना अभी भी कोई पढ़ा लिखा है। ठीक है ना, वो इतना ज्ञान रखते थे हर चीज में कि इंसान को कैसे बांध के रखना है, हर एक चीज उनके पास थी, हर एक गुण था। जैसे आप जान, तब के जमाने में भी उनके बराबरी का कोई पढ़ा लिखा नहीं था और आज के जमाने में भी उनकी बराबरी का कोई पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन उनके नीचे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये सक्रिय आपके 1916 का जो लखनऊ पैक्ट या लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसके बाद जो चंपारण अधिवेशन हुआ था आपका 1917 में, वहां से ये सक्रिय होना शुरू कर दिए थे। क्या किए थे? वहां से ये सक्रिय होना शुरू कर दिए थे। कुछ आपके इतिहास की बातें भी रिकॉर्ड हो जाएंगी इसी माध्यम से, तो आप ऐसे जानिए ये क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे। क्या थे? आप ये जैसे स्थायी अध्यक्ष जी थे और इसमें क्या थे, उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष आपके क्या थे? H.C. मुखर्जी जी थे। कौन थे? H.C. मुखर्जी जी थे। ठीक है ना, क्या थे? H.C. मुखर्जी। 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, संविधान सभा की दूसरी बैठक ये थी, तो इसमें उपाध्यक्ष आपके कौन थे? H.C. मुखर्जी थे और स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, इतनी बात आप मोटी मोटी जान लेंगे। उसके बाद संवैधानिक सलाहकार के तौर पर अगला पॉइंट, संवैधानिक सलाहकार के तौर पर किसे बनाया गया था? आप लोग जैसे जान रहे हैं कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपके बी.एन. राव जी थे। क्या थे? बी.एन. राव थे। ठीक है, बी.एन. राव थे। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया था। फिर आपकी आती है 13 दिसंबर। ये सारी डेटें आपकी क्रम से हैं, ये सारी डेटें आप ऐसे ही क्रम से याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी और आपके आने वाले एग्जामों के लिए भी। 13 दिसंबर को क्या, इस दिन जो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे, इस दिन या इस तिथि को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ठीक है, क्या किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव को यहाँ पर 13 दिसंबर 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। अभी प्रस्तुत हुआ था, अभी इसमें सर्वसम्मति मिलनी बाकी थी, इससे प्रस्तुत हुआ था। तो ये डेट 13 दिसंबर ये पूछा जाता है कि, और यही उद्देश्य प्रस्ताव फिर आपकी क्या बन जाती है? प्रस्तावना बन जाती है। जब आपका संविधान बनता है तो यही उद्देश्य प्रस्ताव आपकी संविधान की प्रस्तावना बन जाती है। ठीक है, तो ये उद्देश्य 13 दिसंबर 1947 को प्रस्तुत हुआ था। फिर ये आगे चलकर 22 जनवरी को क्या हुआ? इसमें सर्वसम्मत मिलती है। ठीक है ना, क्या मिलती है इसमें? यहाँ तक आपको नीचे दिख रहा है, तो 22 जनवरी को क्या मिलती है इसमें? 22 जनवरी को इसे सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया जाता है। 22 जनवरी को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है। ठीक है ना, स्वीकार किया जाता है। तो आपको क्या डेट याद रखनी है? 13 दिसंबर, 22 जनवरी, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर। ये आपकी अभी ये 3-4 डेटें तो एकदम जुबान पे रटी होनी चाहिए। संविधान शुरू होने से पहले ये कुछ डेटें जो है आपके जुबान पे क्या होनी चाहिए? रटी होनी चाहिए एकदम। ठीक है ना, 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर आपकी 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है जिसमें स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और उपाध्यक्ष आपके H.C. मुखर्जी जी थे। फिर उसमें बात कही गई संवैधानिक सलाहकार के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया, तो आपके बी.एन. राव जी थे। फिर आपकी बात कही गई 13 दिसंबर 1947 की। ये सारी बातें 1947 की थी। 22 जनवरी 1948 को आपको सर्वसम्मत से उद्देश्य प्रस्ताव मतलब सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया था। ये दोनों डेटें उद्देश्य प्रस्ताव में आपको याद रखनी है। ठीक है ना, इसके बाद ये डेट हो गई। आगे चलते हैं हम लोग इसके,
ये डेट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये डेट आप अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जो भी बताया जाएगा वो सारा आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होंगी। ठीक है, ऐसा बताया जाता है या मैं खुद बता रही हूँ। कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, फिर उसके बाद यहाँ से क्लास ओवर करेंगे हम लोग। क्या है कुछ महत्वपूर्ण समितियां? महत्वपूर्ण समितियां हैं आपकी, जैसा कि बताया जाता है जो आपकी ये समितियां हैं, इनमें से जैसे आपको संघ, संघीय, राज्यों इतना अगर लिखा है तो ये किनकी समितियां होती हैं? ज्यादातर ये सारी समितियां आपके जवाहरलाल नेहरू जी की होती है। किनकी होती है? जवाहरलाल नेहरू जी की। तो संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, ठीक, ये पहली हो गई। दूसरी आपकी है कि संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। फिर तीसरी आपकी है राज्यों में, राज्यों के लिए समिति। क्या है? राज्यों के लिए समिति। ये किनकी है? तो ये तीनों की तीनों आपके जवाहरलाल नेहरू जी की हैं। इनके क्या थे? ये अध्यक्ष थे। क्या थे? इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये किनकी समितियां हैं? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की समितियां थी। ठीक है, अगला है मौलिक अधिकार। आप लिखेंगे अगली मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, और इसके आगे लिखेंगे अल्पसंख्यकों। जो आपके अल्पसंख्यकों के संबंधित या अल्पसंख्यकों को परामर्श समिति किनकी थी ये? तो आप जैसे जान रहे हैं कि मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यकों की समिति किनकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी। किनकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी। ठीक है, पटेल जी की थी मौलिक। अब इनकी दो शाखाएं थी, एक शाखा तो ये हो गई और एक शाखा ये। इसकी भी दो शाखा थी और इसकी भी दो शाखा थी। तो इसकी जो मौलिक अधिकार उप समिति, क्या है? उप समिति है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो आपके जो HC मुखर्जी जो आपके ऊपर उपाध्यक्ष रह चुके हैं, वो क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। अब इसकी जो अल्पसंख्यकों को परामर्श समिति थी, इसके जो उप समिति ना लिखकर यहाँ पर क्या लिख लीजिए आप? उप समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, पटेल जी थे। इतनी बात आप मोटी मोटी समझ गए होंगे। आगे आपकी आती है प्रक्रिया नियम समिति। क्या आएगी? प्रक्रिया नियम समिति। आपकी जो समिति आएगी वो है, पहले आप लिख लीजिएगा यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट शेड्यूल। ठीक है, तो क्या आगे मैंने क्या बताया? आपकी प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। दूसरी आपकी है संचालन समिति। ठीक है, ये दोनों आपकी किसकी समिति होंगी? तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की हैं। इनकी एक और समिति है तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति, तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति। तो ये आपकी किनकी हैं? तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हैं। क्या है? प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति। अब आप बताएंगे अपना राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? क्या बताएंगे? राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना? क्या बताएंगे? कमेंट कर बताएंगे। और जिनको नहीं आता वो लोग भी कमेंट करेंगे, क्योंकि आप लोग प्रश्न पूछे जाते हैं उनके कमेंट नहीं आते हैं। ठीक है, मैंने कल भी प्रश्न पूछा था, उसका कोई उत्तर नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप उनके उत्तर दीजिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे किसकी? प्रारूप समिति की। ये सबसे बड़ी समिति थी। अभी तक संविधान में जितनी भी समितियां थी, सबसे बड़ी समिति
थी और सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी। क्या थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट समिति है। इससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, आगे आने वाले एग्जाम में भी प्रश्न इससे पूछे जाएंगे क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट समिति थी ही। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो टोटल मेंबर ऑफ पर्सन या टोटल मेंबर आपके कितने थे? तो 7 थे। कितने थे? 7 थे आपके। 7 इसमें टोटल मेंबर या टोटल सदस्य थे, ठीक है ना। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिनकी अभी मैंने थोड़े समय पहले अभी इसी क्लास में बात की कि ये ऐसे व्यक्ति थे। अब इनको आप देख सकते हैं कैसे व्यक्ति थे कि इन्होंने जो समिति बनाई थी, इन्हें जो संविधान लागू होने तक की सारी प्रक्रियाएं इन पर निर्भर थी, लगभग ये सारे काम करते थे। तो आप जैसे जान सकते हैं, जैसे आज भी लोगों के मन में विचार आता है कि दलित है तो इनसे दूर रहें या दूर रखें, तो ऐसा नहीं है। तो आप लोग इनसे सीखें, अपने आसपास भी इनको सिखाएं कि इन्हें पढ़ें, इन्हें जानें। इसके बाद इसमें जो ये तो अध्यक्ष हो गए, इसमें जो कुल 6 और सदस्य हैं, क्योंकि अध्यक्ष को मिलाकर इसमें 7 सदस्य थे, तो जो और 6 सदस्य उनका नाम आपको याद होना बेहद जरूरी है। आप उनके बारे में जान लीजिएगा। मैं अगर आप लिखा देती हूँ वैसे, तो सबसे पहले लिखेंगे आप अल्लादी कृष्णास्वामी, अल्लादी कृष्णास्वामी अयंगर, ठीक है। दूसरे आपके थे, ठीक है। दूसरे आपके कौन थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल इनको ऐसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक। तीसरे आपके कौन थे? तो तीसरे आपके थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। इनके बारे में ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, डॉक्टर के.एम. मुंशी। चौथे आपके कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। मात्र एक मुस्लिम सदस्य, इस समिति में एक मुस्लिम सदस्य थे। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, या आप इम्पोर्टेंट में रख लीजिएगा कि प्रारूप समिति में कौन जो मुस्लिम सदस्य थे, पूछा जा सकता है कि कौन से सदस्य मुस्लिम थे, ठीक है ना। तो कौन थे आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद आपके 5वें नंबर पे आते हैं एन माधव राव। परंतु जब ये समिति बनी थी तब ये नहीं थे। ये किसके स्थान पर आए थे? तो ये बीएल मित्र के स्थान पर आए थे। किसके स्थान पर? बीएल मित्र के स्थान पर आए थे। के स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके स्थान पर इनको लाए थे। फिर आप क्या आते हैं? अगला आता है आपका टीटी कृष्णामाचारी। क्या आते हैं? टीटी कृष्णामाचारी। ये भी किसी के स्थान पर लाए गए थे, तो किसके स्थान पर लाए गए थे? तो आपका डीपी खेतान के स्थान पर लाए गए थे। इनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण ये समिति से सदस्यता अपनी हटा लिए थे या हट गए थे, तो उनके स्थान पर किसे लाया गया था? टीटी कृष्णामाचारी। तो आप इन्हें 6 के 6 नाम याद करेंगे कि कौन मूल प्रारूप समिति में थे। तो जैसे ये 2 लोग नहीं थे पहले, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए पुटअप हो सकता है। और तो इन 2 लोगों को पहले आप याद कर लीजिएगा। एन माधवराव बाद में जुड़े, किनके स्थान पर आए? बीएल मित्र के स्थान पर आए। टीटी कृष्णामाचारी किसके स्थान पर आए? तो आपको जैसे टीटी कृष्णामाचारी आपके डीपी खेतान के स्थान पर आए। आप जैसे आप पहले नाम याद कर सकते हैं, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। दूसरे आपके हैं एन गोपाल स्वामी अयंकर। आपको देखो सारे नाम किसके मिल रहे हैं इसमें? श्री कृष्ण जी के मिल रहे हैं। किसके मिल रहे हैं? आपके कृष्ण जी के मिल रहे हैं। जैसे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, तो कृष्णास्वामी भी आपके कृष्ण जी का नाम है। एन गोपाल स्वामी अयंकर आपके कृष्ण जी हैं। डॉक्टर के.एम. मुंशी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर यहाँ से प्रश्न पुटअप होता है क्योंकि ये कांग्रेसी थे। उसके बाद आता है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये एक मुस्लिम सदस्य थे, एक ही मुस्लिम सदस्य थे यहाँ पर। फिर उसके बाद आता है एन माधवराव, जो ये किसके स्थान पर आए थे? आपके ये बीएल मित्र के स्थान पर आए थे। अगला है टीटी कृष्णामाचारी, जो आपके डीपी खेतान के स्थान पर आए थे, ठीक है ना।
तो इसकी बात हो गई। अब इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट है, बस नोट करिए। अब ये आपकी मुश्किल से 5 मिनट की क्लास बची है, फिर हम इसको यहाँ से ओवर करते हैं। तो इसी में आप चाहे लिख लीजिएगा कि इस समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की थी। क्या की थी? इस समिति ने कब की पेश की थी? 21 फरवरी 1948 को। कब की थी? 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है। इस समिति ने संविधान सभा के समक्ष, कहाँ पर? संविधान सभा के पक्ष पर, संविधान सभा के समक्ष अपनी ये जो रिपोर्ट है ये पेश की थी। कब पेश की थी? 21 फरवरी 1948। ये डेट इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट पेश की गई थी। ठीक है। अगला है संविधान सभा के कुछ वाचन हुए थे। तो कुछ वाचन में कितने वाचन हुए थे आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 3 वाचन आपके हुए थे। बस यहीं से लास्ट क्लास हो रही है, बस 5 मिनट की क्लास है, जल्दी से आप पॉइंट नोट कर लें। तो संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए? तो आप लिखेंगे 3 वाचन हुए थे। क्या लिखेंगे? संविधान सभा के वाचन तो कितने हुए थे? तो 3 वाचन हुए थे आपके। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? पहला वाचन या प्रथम वाचन आपका क्या था? तो ये जैसे 4 नवंबर से शुरू की गई थी, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चली थी। 9 नवंबर 1947 तक कितने दिन चली? 5 डेज तक चली थी। ठीक है ना। दूसरा वाचन क्या था आपका? दूसरा वाचन, सबसे बड़ा वाचन आपका कौन सा है? दूसरा वाचन है। कब तक चला आपका? 47 नहीं, सॉरी, ये क्या था आपका? 48 था। 48 की बात शुरू हो गई थी ना, अब तो 48 में हम लोग आ गए थे। तो 15 नवंबर 1948 से अब ये बात जाएगी कहाँ तक? 1949 तक जाती। कहाँ तक जाती? 17 अक्टूबर 1949 तक। तो कितने? लगभग आपके 11 मंथ तक। कितना? 11 मंथ तक ये वाचन चला था। फिर आता है आपका तीसरा वाचन। क्या आता है? तीसरा वाचन आपका आता है यहाँ पर। तो आज की क्लास थोड़ा लंबी हो गई है। तो तीसरा वाचन आपका कब तक चला था? तो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक है। 1949 तक। इतनी बात आप सब तो इस तरह, ये लगभग कितने दिन? 14 नवंबर से 26 नवंबर तक। तो लगभग कितने दिन चला था? तो आप कहेंगे 15 दिन तक लगभग। ठीक है। कितने दिन तक? 15 दिन तक लगभग चला था। तो इसमें प्रश्न लगभग क्या पूछा जा सकता है कि इन्हें क्रम से लगाइए, कौन सा वाचन सबसे अधिक समय के लिए चला था? तो आप क्या बताएंगे? आप यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लिख सकते हैं। तो आप क्या बताएंगे? सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। सबसे ज्यादा सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। फर्स्ट सबसे कम 5 दिन के लिए था, थर्ड आपका 15 दिन के लिए था और सेकेंड आपका 11 मंथ के लिए था। ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ नोट है और उसको आप सुन लीजिएगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। ठीक है। संविधान के कुल 15 आर्टिकल, 15 अनुच्छेद संविधान के कुछ में मतलब कुल 15 आर्टिकल उतने समय लागू किए गए थे। जैसे आपका नागरिकता हो गया, कुछ और महत्वपूर्ण आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया तथा या जबकि शेष आपके 26 जनवरी 1950 को, जब पूरी तरह से संविधान लागू हुआ तब 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए। ठीक है ना। तो 26 जनवरी 1950 से आपका पूरा संविधान लागू हो जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। वो पॉइंट मैं अगली क्लास में लिखा दूंगी क्योंकि काफ़ी लंबी आज की क्लास हो रही है, तो इसलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ अपना ही ख्याल रखिएगा, साथ साथ मत रखिएगा किसी का। अपना ख्याल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर किसी और का ख्याल रखेंगे तो वो भी अच्छी बात है। आप दूसरों का ख्याल रख रहे हैं तो अच्छी बात है, बड़ी बात होती है, क्योंकि लोग अपना ही ख्याल नहीं रख पाते हैं तो दूसरों का क्या ख्याल रखेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सभी को ऑल दी बेस्ट। आप लोग ऐसे पढ़ते रहिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप मत छोड़िएगा कि बोरिंग टॉपिक है। तो बोरिंग तो है पर पढ़ेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपके मिलते हैं, आपके बनते हैं औरों के लिए, पीसीएस के लिए। तो आज की क्लास यहीं तक। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।